सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और अगर आप यूपीसीटी 2022 एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूपीसीटी 2022 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, उसके हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको यूपीसीटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो देखिए, ऐसा है ना, सबसे पहले तो जैसा कि इसके नाम से शुरुआत करते हैं, इसका नाम है यूपीसीईटी। तो शुरुआत करते हैं इसके फुल फॉर्म से। तो इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन या फिर कंबाइंड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एकेटीयू के 800 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आप मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आप HBTU हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब यूपीसीटी में एकेटीयू प्लस MMUT प्लस HBTU तीनों मिले हुए हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, ऐसा 2021 से हो रहा है। और ये जो एग्जाम होता है वो NTA कंडक्ट करवाता है, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाता है। काउंसलिंग जो होती है ये लोग अपना खुद करवाते हैं। एकेटीयू अपना करवाएगा, MMUT अपना करवाएगा, HBTU अपना करवाएगा, लेकिन जो एग्जाम होगा वो तीनों मिलकर यूपीसीटी का एग्जाम होगा और NTA कंडक्ट करवाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसके नाम से कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप इसको यूपीसीईटी कहिए, चाहे आप इसको यूपीएसईई कहिए, चाहे आप इसको एकेटीयू कहिए, चाहे आप इसको यूपीटीयू कहिए, सब एक ही है। जैसा कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमने 2021 का एग्जाम दिया हुआ था यूपीसीईटी का, उसमें अच्छा नंबर आया था, अच्छा रैंक आया था, तो क्या उसके हिसाब से हम 2022 में काउंसलिंग करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको 2022 में एडमिशन लेना है, 2022 में काउंसलिंग करानी है, तो इसके लिए आपको 2022 में एग्जाम भी देना पड़ेगा। और वहीं पे जो लोग अभी क्लास 12th में हैं, जो लोग अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो आपको अपीयरिंग माना जाता है। आप भी चाहें तो यूपीसीटी 2022 एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। मैक्सिमम लोग क्लास 12th वाले ही, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले ही देते हैं, तो आप भी चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि आपका उस टाइम तक रिजल्ट नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी सोल्यूशन होते हैं, आप उनको फॉलो कीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है upcet.admissions.nic.in। इसी पे आपका हर एक काम होगा, चाहे आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा इसी पे आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा इसी पे आएगा, जो आपका काउंसलिंग होगा वो भी इसी पे होगा, जो कोई अपडेट आएगा वो भी इसी पे आएगा। तो सारा काम इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होगा। अगर हम बात करें कि यूपीसीटी 2022 एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो ऐसा है ना कि जनरली जो यूपीसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो आता है जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के फरवरी तक। या तो जनवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, आप चाहे तो जनवरी के लास्ट वीक से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर अगर जनवरी के लास्ट वीक में नहीं आता है तो फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में आ जाएगा। आप चाहे तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, चलेगा लगभग पूरा फरवरी, पूरा मार्च तक। और आप क्या काम करिए कि upcet.admissions.nic.in इस पे आप जाके बार बार चेक करते रहिएगा। जब भी आएगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर लीजिएगा, या तो खुद से भी आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफे पे जाके। और वहीं पर अगर हम इसके एग्जाम के बारे में बात करें कि इसका एग्जाम कब होता है, तो जनरली जो इसका एग्जाम होता है वो जून से लेकर के जुलाई के महीने में होता है, ऐसा जनरली होता है। अब वो अलग बात है कि लॉकडाउन लग जाए, आपका डेट पोस्टपोन हो जाए, वो अलग बात है, जैसा कि 2020 में हुआ था, जैसा कि 2021 में हुआ था। और वहीं पर अगर हम इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, तो अगर आप मेल्स हैं, थर्ड जेंडर हैं, जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो इसके लिए आपका 1300 एप्लीकेशन फीस लगेगा। और वहीं पर अगर आप फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं, PWD हैं, तो इसके लिए आपको 650 रुपये एप्लीकेशन फीस देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि यूपीसीटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं बीटेक कोर्स के बारे में कि बीटेक कोर्स 2021 से यूपीसीटी में नहीं है, मतलब इसमें इसका एग्जाम नहीं होता है। अगर आपको एकेटीयू के किसी कॉलेज में या फिर MMUT में या फिर HBTU में बीटेक कोर्स करना है तो उसके लिए आपको JEE मेन का एग्जाम देना होगा। आपका जो एग्जाम होगा वो NTA करवाएगा JEE मेन का, JEE मेन के थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं बीटेक का, लेकिन काउंसलिंग यूपीसीईटी ही कराएगा, एकेटीयू ही कराएगा, MMUT ही कराएगा, HBTU ही कराएगा। जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है उसका काउंसलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम NTA करवाएगा JEE मेन का बीटेक के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यूपीसीईटी में कि आप यूपीसीईटी में एकेटीयू के किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 बी फार्मा जो कि 4 साल का होता है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। नंबर 2 BDES बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग जो कि 4 साल का होता है, आप चाहें तो इसका एग्जाम दे सकते हैं, इसमें भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद BHMCT भी इसमें अवेलेबल है जो कि 4 साल का होता है। BOC ये भी अवेलेबल है जो कि 3 साल का होता है। BFA जो कि 4 साल का होता है ये भी अवेलेबल है यूपीसीटी में एकेटीयू के लिए। उसके बाद BFAD जो कि 4 साल का होता है ये भी है। MCA इंटीग्रेटेड जो कि 5 साल का होता है, जो कि क्लास 12th के बाद आप इसमें अप्लाई करते हैं, ये भी है। उसके बाद MCA जो कि नॉर्मल MCA है 2 साल वाला, आप चाहें तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी एडमिशन
एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद MBA इंटीग्रेटेड है 5 साल वाला, इसके लिए भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्जाम भी दे सकते हैं, इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद MBA जो नॉर्मल होता है 2 साल वाला, वो भी है इसमें AKTU में, UPCT में। उसके बाद बीटेक लैटरल इंटी है जो कि 3 साल का हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि लैटरल इंटी में आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, नॉर्मल बीटेक 4 साल का होता है, आपका बीटेक लैटरल इंटी 3 साल का हो जाएगा। तो बीटेक लैटरल इंटी लेने के लिए मतलब 2 टाइप के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं बीटेक लैटरल इंटी में। एक तो वो जो कि BSc ग्रेजुएट हैं और दूसरे वो जो कि डिप्लोमा होल्डर हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो आप चाहें तो बीटेक में लैटरल इंटी ले सकते हैं। उसके बाद आपका बी फार्मा लैटरल इंटी है। बी फार्मा में लैटरल इंटी लेने के लिए आपका सिर्फ फार्मेसी में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप BSc ग्रेजुएट हैं तो इस कंडीशन में आप बी फार्मेसी में लैटरल इंटी नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि UPCT में आप MMUT में मतलब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 BBA है आपका 3 साल वाला, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इसमें भी B फार्मा है 4 साल का, इसमें भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक लैटरल इंटी है 3 साल का, जिसमें कि अगर आप नंबर 1 डिप्लोमा होल्डर हैं आप चाहें तो बीटेक में लैटरल इंटी ले सकते हैं। नंबर 2 अगर आप BSc ग्रेजुएट हैं आप चाहें तो बीटेक में लैटरल इंटी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें MCA है 2 साल वाला, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। MBA है 2 साल का, इसमें भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं आपका। फिर उसके बाद इसमें MSc है, MSc मैथ से भी है, फिजिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी है, जिससे आप चाहें उससे कर सकते हैं। उसके बाद आपका MTech है, MTech में 5 ब्रांचेस हैं, जिसमें से नंबर 1 सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नंबर 3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर 4 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 5 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये 5 ब्रांचेस हैं MTech में, तो आप चाहें तो इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम HBTU के बारे में बात करें तो आप चाहें तो UPCET एग्जाम के थ्रू HBTU में बीटेक लैटरल इंटी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर BSc ग्रेजुएट हैं, सिर्फ यही कोर्स है। अब हम आपको बताते हैं इसके एग्जाम मोड के बारे में कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो देखिए 2020 तक क्या होता था कि इसका एग्जाम ऑफलाइन होता था, लेकिन 2021 में इसका एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। तो 2022 में भी आपका जो इंटेंस एग्जाम होगा UPCT का वो ऑनलाइन ही होगा, CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम के ड्यूरेशन के बारे में कि जो आपका पेपर होगा अलग अलग कोर्सेज के लिए वो कितने घंटे का होगा। तो देखिए आपके पूरे के पूरे UPCET में जैसा कि मैंने अभी बताया था कितने सारे कोर्स हैं, लगभग 20, 22, 25 कोर्सेज हैं ना। तो उन सभी में जो आपका बी फार्मा कोर्स है उसके लिए जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। उसको छोड़ के बी फार्मा को छोड़ के बचे हुए जितने भी कोर्सेज हैं हर एक कोर्स के लिए जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। तो जी नहीं, UPCET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम आपको बताते हैं UPCET में अलग अलग कोर्सेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स के बारे में कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो देखिए इसमें से अगर आपका बी फार्मा कोर्स है तो बी फार्मा कोर्स में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस हिसाब से आपके टोटल 600 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 600 नंबर का पेपर आता है और आपका 3 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। वहीं पे अगर आपका MSc है, MSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर MTech में जितने भी मैंने ब्रांचेस आपको बताएं, अगर 5 ब्रांचेस हैं तो इन दोनों कोर्स में MSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में और MTech में इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से आपके टोटल 300 नंबर के पेपर बनते हैं और आपको इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। और वहीं पे इनको छोड़ के मतलब बी फार्मा, MSc, MTech इनको छोड़ के UPCET में बच्चे जितने भी कोर्स हैं उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से आपके टोटल 400 नंबर के पेपर बनते हैं और इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज के बारे में कि क्वेश्चन हिंदी में होते हैं या फिर इंग्लिश में होते हैं। तो देखिए अगर आपका PG कोर्स रहेगा UPCET में जितने भी PG कोर्स हैं, लाइक कि अगर आपका MCA है, MBA है, MSc है, MTech है, अगर आपके ये चारों कोर्सेज हैं तो इनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। इनको छोड़ के बचे हुए जितने भी कोर्स हैं UPCET में, जिसमें कि आपके सभी के सभी UG कोर्स आ जाएंगे, आपके लैटरल इंटी वाले सभी कोर्स आ जाएंगे, उसके बाद आपका MBA इंटीग्रेटेड आ जाएगा, उसके बाद आपका MCA इंटीग्रेटेड आ जाएगा। ये सभी कोर्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। एक साइड इंग्लिश में होगा, एक साइड हिंदी में होगा। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हैं उस लैंग्वेज को देखते हुए आप चाहे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर दोनों को देखते हुए आप चाहे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।
अब हम आपको बताते हैं यूपीसीटी के कट ऑफ के बारे में कि यूपीसीटी में कितना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसमें हम आपको दो कट ऑफ बताएंगे। एक तो बताएंगे सिलेक्शन वाला कट ऑफ कि उतना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। और दूसरा कट ऑफ हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कि कितना नंबर लाने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर टॉप का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, अगर हम इसके सिलेक्शन के कट ऑफ के बारे में बताएं तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इसका जो कट ऑफ होगा वो होगा 25%। अब जैसा कि मैंने आपको टोटल नंबर बता दिया कि किसी कोर्स के लिए 600 नंबर का पेपर होगा, किसी कोर्स के लिए 300 नंबर का पेपर होगा और किसी कोर्स के लिए 400 नंबर का पेपर होगा। तो आप परसेंटेज निकालना तो जानते ही होंगे। तो जो भी आपका कोर्स है उसका जो टोटल नंबर है उसका आप 25% निकाल लीजिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, और समझ जाइए कि आपका कट ऑफ उतना ही होगा। और वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो इसका जो कट ऑफ जाएगा सिलेक्शन वाला वो जाएगा 20%। ये तो बात हुई सिर्फ सिलेक्शन के बारे में कि इतने पे आपका काउंसलिंग हो जाएगा। अब गारंटी थोड़ी ना है कि इतने नंबर पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर उसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर आपका जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से है तो आप मान लीजिए कि 50%, आधा क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। मतलब अगर आपका 600 नंबर का पेपर है तो 300 नंबर लाइए, 400 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर लाइए, 300 नंबर का पेपर है तो 150 नंबर लाइए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा, एकदम 100% श्योर हो जाएगा कि आपको उस कोर्स के लिए यूपीसीटी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आपका एससी या फिर एसटी कैटेगरी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 20%, तो आप 20% का डबल कर लीजिए 40%। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से होते हैं 40% या फिर इससे ज़्यादा नंबर लाते हैं यूपीसीटी में तो समझिए कि आपको आपके कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या फिर टॉप का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर बहुत अच्छा वाला कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूपीसीटी के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा AKTU के एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा MMUT के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर हम AKTU के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, एडमिशन के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो इसमें जो पहला पॉइंट है 5.1.1 उसमें आपको बताया गया है कि अगर आपके पेरेंट्स उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप चाहें तो यूपीसीटी के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि मान लीजिए कि आप यूपी स्टेट से नहीं हैं, आपके पेरेंट्स भी, आप भी यूपी स्टेट से नहीं हैं, यूपी स्टेट से बाहर किसी और स्टेट से हैं, वहीं पे ही आपने पढ़ाई भी की थी, तो भी आप चाहें तो यूपीसीटी के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया है इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब आपकी एज कितनी भी हो आप चाहें तो यूपीसीटी के अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। चौथे पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब अभी आप क्लास 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप चाहें तो एलिजिबल हैं, आप चाहें तो यूपीसीटी के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीसीटी में एमसीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स बनना चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं। वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स बनना चाहिए। और आपके क्लास 12th लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे किसी एक में मैथमेटिक्स कंपलसरी है, अगर है तो आप एलिजिबल हैं यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के लिए। AKTU में एमसीए कोर्स को छोड़ के बचे हुए जितने भी कोर्स हैं उसमें बोलता है कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो कम से कम 45% मार्क्स बनना चाहिए आपके क्लास 12th लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे। और वहीं पे अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं तो कम से कम 40% मार्क्स बनना चाहिए आपके क्लास 12th लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे। MBA में किसी यूनिवर्सिटी में 45% ना बोल करके 50% बोल देता है कि अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो कम से कम 50% और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो कम से कम 45%। ऐसा होता है कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में। अब बात करते हैं यूपीसीटी में MMUT के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बीटेक लेटरल एंट्री के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि डिप्लोमा होल्डर, बीएससी ग्रेजुएट दोनों लोग बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो जो आपका डिप्लोमा था उसमें कम से कम 60% मार्क्स बनना चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, कम से कम 55% मार्क्स बनना चाहिए अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं। वहीं पर अगर आप बीएससी ग्रेजुएट हैं तो जो आपका बीएससी होना चाहिए वो कम से कम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए। 55% मार्क्स भी होगा तो भी चल जाएगा कम से कम अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं। और 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है। और वहीं पे अगर आप MMUT में बीबीए कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके क्लास 12th में कम से कम 55% मार्क्स बनना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं, 50% मार्क्स बनना चाहिए अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं। और इंग्लिश आपके क्लास 12th में कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं पर बात करें बी फार्मा की तो कम से कम 55% मार्क्स बनना चाहिए आपके क्लास 12th में जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स बनना चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री
केमिस्ट्री कंपलसरी है और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में कोई एक होना चाहिए अगर आप बी फार्मा कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो बात करें एमबीए कोर्स की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 50% मार्क्स बनना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं 45% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, इससे पहले जो आपने एग्जाम पास किया था उसमें। वहीं पे बात करें एमसीए की, तो जैसा कि आप एमसीए का भी देख सकते हैं कि कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और आपके क्लास 12 लेवल पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है। एमएससी फिजिक्स का भी आप देख लीजिए कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं, कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं। वहीं पे बात करें एमएससी मैथ का, तो वही सेम इसमें भी है कि कम से कम 50% मार्क्स जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, कम से कम 45% मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी के लिए। सेम आपका एमएससी केमिस्ट्री में भी है। अब मैं आपको 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 यूपीसीटी में टॉप कॉलेज के बारे में, नंबर 2 यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बुक के बारे में, नंबर 3 यूपीसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आपको मेरे चैनल पे आना होगा, होम पेज पे आना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 928 वीडियो है मेरे चैनल पे। तो आप मान लीजिए कि इसमें से 800 ऐसी वीडियो हैं जो कि यूपीसीटी से रिलेटेड हैं। तो अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है, सिंपली जब सर्च करते हैं यूट्यूब पे ना, तो जो भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है वहाँ पे लिख के पीछे नॉलेज हंगामा लिख दिया करिए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो मेरा वीडियो आएगा आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। खैर ये तो बात की बात हो गई, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए क्या काम करना है ना कि होम पेज पे आने के बाद प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, यहाँ पे यूपीसीटी टॉप बेस्ट कॉलेजेस का, तो इसमें आपको जाना है। और इसमें मैंने हर एक कोर्स के लिए, चाहे आपका एमबीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, बी फार्मा हो, लेटरल इंटी हो, किसी भी कोर्स का, हर एक कोर्स का टॉप कॉलेज के बारे में बताया है कि उस कोर्स के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जस्ट इसी के ऊपर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीसीटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें आपको हर एक कोर्स के उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो मिल जाएगा, या फिर उसके जो टॉप क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं, उन सभी को आप चाहे तो इस प्लेलिस्ट में आने के बाद देख सकते हैं। ये तो बात हुई यूपीसीटी में हर एक कोर्स के उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर आपको इसके प्रिपरेशन के बुक के बारे में जानना है तो इस वाले प्लेलिस्ट में आना है जिसमें कि 20 वीडियो है यूपीसीटी बुक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम। इस पर क्लिक करके मैंने हर एक कोर्स के प्रिपरेशन के लिए उसके बुक्स के बारे में बताया है। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो देख के समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रिपरेशन के लिए कौन से बुक ले सकते हैं। और वहीं पे आप चाहे तो यूपीसीटी का प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रेटेजी होते हैं उसको जानना है, तो इस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कई सारे वीडियोज़ हैं जो कि प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं। अब हम आपको बताते हैं इसके काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में कि जो आपकी यूपीसीटी की काउंसलिंग होती है उसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। वैसे ये टॉपिक बात की चीज़ है, लेकिन फिर भी आप अभी से थोड़ा बहुत जानते रहेंगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आगे चल के आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग होगी ना, काउंसलिंग होगी रिजल्ट आ जाने के बाद। रिजल्ट में जब आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में क्या होता है कि उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे स्टेप होते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है 1000 रुपये पे करके, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, जो कि आगे कभी भी रिफंड नहीं होने वाला है। आप मतलब रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। अभी मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, 1000 रुपये का आप पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको बेहतर लगते हैं उनको डालते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका चॉइस लॉकिंग वाला प्रोसेस होता है, मतलब उसको आप लॉक कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, मतलब जो जो आपने चॉइसेस किए हुए हैं, चॉइस फिल किए हुए हैं, उन्हीं में से एक कॉलेज जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग होगा, जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग होगा, जो खाली होगा, आपको देने लायक होगा, यूपीसीटी वाले वो कॉलेज आपको दे देंगे। फिर उसके बाद अगर पसंद आ जाता है तो फ्रीज ऑप्शन चूज करने के बाद आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर आपका जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी होता है तो 20,000 रुपये, एससी एसटी कैटेगरी होता है तो 12,000 रुपये, उसको पे करके उस सीट को लॉक कर लेंगे। अभी से ही आप जान लीजिए कि आपका 20,000 रुपये लगने वाला है अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं, 12,000 रुपये लगने वाला है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं। ये जो आपका फीस होता है ना 20,000 12,000, ये डायरेक्ट आपके कॉलेज की फीस में ऐड हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके कॉलेज की फीस होगी 1 लाख किसी कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर की, तो उसमें से 20,000 माइनस हो जाएगा, बचा हुआ जो 80,000 होगा फिर जाके आपको पे करना होगा। फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेते हैं जाके उस कॉलेज में और आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं, आपका हो जाता है। मान लीजिए कि जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है उसमें कॉलेज आपको पसंद नहीं आता है, तो फिर आप फ्लॉट ऑप्शन चूज करने के बाद, चूज करने के बाद भी आपको 20-12 का पेमेंट करना होता है। उसके बाद आप राउंड 2 में जाते हैं। राउंड 2 में जाने के बाद फिर आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होती है, उसमें से फिर आपको कोई एक नया कॉलेज मिलता है। और कोशिश यही होती है यूपीसीटी वालों की कि पिछली बार जो आपको कॉलेज मिला था राउंड 1 में, उससे बेहतर कॉलेज आपको मिले, क्योंकि तभी ना आपने फ्लॉट ऑप्शन चूज किया हुआ है। नहीं तो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता तो फिर आप राउंड 2 में क्यों जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो इस कंडीशन में आपको 20-12 का पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। राउंड 2 में आप जाते हैं बिना 20-12 का पेमेंट किए हुए, फिर
उसमें जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, उसमें जब आपको कोई कॉलेज मिलता है, तब जाके आपको 20-12 का पेमेंट करना होता है। ये सब काउंसलिंग का वीडियो पूरा डिटेल्स A to Z वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है इस वाले प्लेलिस्ट में। ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं ना, इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है और सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऑलरेडी मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो इसी तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है 3 राउंड या फिर 4 राउंड की, और हर एक राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक राउंड में ही अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल गया है तो बस, दूसरे राउंड में वही जाएंगे जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तीसरे राउंड में वही जाएंगे जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आप चाहें तो डायरेक्टली राउंड 2 राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि राउंड 1 में ही कीजिए, लेकिन राउंड 1 में अच्छे कॉलेजेस और FW कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया FW, तो FW के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसका पहले तो पूरा मतलब होता है TFW, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूशन फी वेवर। इसमें क्या होता है कि जो आपके कॉलेज की फीस होती है, जो आपके कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है, वो पूरी की पूरी माफ़ हो जाती है। आप ऐसा समझिए कि मतलब UP-CT में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, हर एक कॉलेज में 5% ऐसी सीटें होती हैं जो कि FW सीटें होती हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई कोर्स है, उसकी फर्स्ट ईयर की फीस या फिर 1 साल की फीस 1 लाख रुपए है, तो अगर आपको FW सीट मिलती है ना, तो 1 लाख रुपए में से अगर मान लीजिए कि ट्यूशन फीस 60,000 रुपये है, 70,000 रुपये है, तो पूरी की पूरी 70,000 रुपये आपकी माफ़ हो जाएगी। सिर्फ आपको 1 साल का 30,000 रुपये ही देना पड़ जाएगा। है ना कितनी कमाल की बात। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिए, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 18-19 मिनट का वीडियो है कि आप FW सीट के बारे में, UP-CT में FW सीट के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। आपको फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर याद रहा तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो फिर आप सर्च करके इस वीडियो को देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। आपका 1 लाख रुपये में से 70,000 रुपये माफ़ करवा देगा। वैसे ये जो 5% FW सीटें होती हैं वो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट के लिए होती हैं, मतलब जो गरीब घराने से बिलोंग करते हैं। तो आप भी अगर ऐसा कुछ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे कुछ नहीं करना होता है। काउंसलिंग के टाइम पे जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना, तब फिर वहाँ पे FW एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि अगर आप UP-CT में काउंसलिंग करने जा रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी कॉलेज में किसी कोर्स के लिए, तो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो इसमें 13 ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होने चाहिए। तो इसमें मैं आपको 13 डॉक्यूमेंट के नाम बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि ये जो PDF है इसको आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सर्टिफिकेट नंबर 1 अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब अगर आपका SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 2, सर्टिफिकेट नंबर 2 में अगर आपका OBC कैटेगरी है तो आपके OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 3, इसमें ये जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपके पास होना चाहिए। UPFF मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। UPAF आर्म फोर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप आर्म फोर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं तभी UPHC मतलब अगर आप हैंडीकेप्ड हैं, उसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बढ़ने पे सर्टिफिकेट नंबर 7 UPGE मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस पे भी आपको बेनिफिट मिलता है, 3% आपको ऐड करके एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं, जिससे कि आपका रैंक सुधर जाता है। ये आपको रूरल एरिया का जो होता है रूरल वेटेज ना, ये आपको क्लेम करना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तब। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 8 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से भी आपने क्लास 12 पास किया हुआ है या फिर कॉलेज पास करने वाले हैं, क्लास 12 पास करने वाले हैं, वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें TC नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा से कि आपके पास TC भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर 9 आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसका ये वाला वीडियो आप देखिए, बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि कितने रुपए में कहाँ से कैसे आप बनवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख के समझ जाइएगा। जरूरी होता है, काउंसलिंग के टाइम पे लगता है। सर्टिफिकेट नंबर 10 इसमें कुछ नहीं करना है, इसका प्रिंट निकाल के खुद से साइन करके, पेरेंट्स से साइन करवा के, डेट डाल के आपको सबमिट कर देना है काउंसलिंग के टाइम पे। ये सबके लिए नहीं है, जो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है उन्हीं के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 12 इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी होता है, सबके पास होना चाहिए। आपके पास ये भी होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 13 EWS, ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में EWS कैटेगरी के हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो 13 सर्टिफिकेट है वो इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, क्लास 10th और क्लास 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसकी जो मार्कशीट होती है वो भी लगता है, वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो लगता है कई सारा, आपके पास होना चाहिए। तो यही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि लगते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, या फिर जब आप एडमिशन ले लेते हैं यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने जाते हैं उस टाइम पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ
होगी आप इसके डॉक्यूमेंट को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आप PDF डाउनलोड करेंगे ना, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ यूपीसीटी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है। साथ ही साथ आप यूपीसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से, जो कि मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं, नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत काम आता है आपके कॉलेज में। तो आप क्या काम करिए कि टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए नॉलेज हंगामा। टाइप करने के बाद कई सारे आएंगे नॉलेज हंगामा नेम से, उस पर जिस पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नॉलेज हंगामा चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, और जहाँ पे मेरा फोटो है ऊपर ना नॉलेज हंगामा लिखा हुआ, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसके आप मेन उस पर आ जाएंगे सेटिंग पे। और यहाँ पे आने के बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया फाइल लिंक्स, फाइल्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2021 फाइनल .pdf, जो कि 625 KB का है। तो इसी पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जो आप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट आ जाएगा, प्लस काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस भी उसमें होगा, वो देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ से यूपीसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूपीसीटी का पहले यूपीएसई नाम होता था, तो यूपीएसई से ही आप जैसा कि देख सकते हैं कई सारे पेपर हैं। और ये सभी चीज़ें करने के बाद आप नॉलेज हंगामा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें यहीं अपलोड होंगी। सारे डॉक्यूमेंट, सारे अपडेट, जो भी चीज़ें होंगी सारी कुछ यहीं आती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यूपीसीटी में रिजर्वेशन के बारे में, कि किस किस कैटेगरी के लिए, किस किस सब कैटेगरी के लिए कितनी कितनी % सीटें रिजर्व हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं SC कैटेगरी का। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूपीसीटी में आपके लिए 21% सीटें रिजर्व हैं। वहीं पे अगर आप ST कैटेगरी के हैं यूपी के, तो आपके लिए 2% सीटें रिजर्व हैं। वहीं पे अगर आप यूपी के OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 27% सीटें रिजर्व हैं। ये तो हो गया कैटेगरी वाइज। वहीं पे अगर हम सब कैटेगरी वाइज बात करें तो अगर आप उत्तर प्रदेश के फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए भी 2% सीटें रिजर्व हैं। वहीं पे अगर आप उत्तर प्रदेश के आर्म फोर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके सन हैं, डॉटर हैं, या फिर उनके फैमिली से संबंधित हैं, तो इसके लिए जो आपका कोड होगा वो होगा UPAF, और आपके लिए 5% सीटें रिजर्व होंगी यूपीसीटी में। और वहीं पे अगर आप उत्तर प्रदेश के डिसेबल हैं, मतलब आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, आप हैंडीकेप्ड हैं, तो इसके लिए जो आपका कोड होगा वो होगा UPHC आपकी काउंसलिंग में, और इसके लिए 3% सीटें रिजर्व होंगी। और वहीं पे अगर आप फीमेल हैं उत्तर प्रदेश की, तो आपके लिए भी 20% सीटें रिजर्व हैं यूपीसीटी में। अब हम आपको बताते हैं यूपीसीटी के सिलेबस के बारे में, कि कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सिलेबस है वो 2021 का है, लेकिन 99% चांसेस हैं कि यही सेम सिलेबस 2022 के लिए भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका BHMCD, BFAD, BFA, BVOC और MBA इंटीग्रेटेड। अगर आपका ये सभी कोर्स है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सभी कोर्स में 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन। टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल आपका 400 नंबर का पेपर बनेगा। ये तो हुआ 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें से सेक्शन ए जो आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसमें इतने सारे चैप्टर, इतने सारे टॉपिक हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन बी का देख लीजिए, उसके बाद सेक्शन सी का, सेक्शन डी का, आपका ये सभी कोर्स का कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं BDS के बारे में, बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग कोर्स के बारे में। तो अगर आपका यूपीसीटी में बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग है तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन। तो इसमें आप सेक्शन ए के टॉपिक्स देख सकते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, सेक्शन बी के आप टॉपिक देख लीजिए, चैप्टर देख लीजिए थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का। उसके बाद सेक्शन सी का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन डी का आप देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सेक्शन ई का भी देख लीजिए। आपका BDS का कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आपका बीटेक लैटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर्स है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। बी फार्मा लैटरल एंट्री है तो बी फार्मा लैटरल एंट्री के लिए 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर होगा। तो आपके बी फार्मा लैटरल एंट्री के लिए इन सभी टॉपिक्स, इन सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका बीटेक लैटरल एंट्री फॉर BSc ग्रेजुएट है तो उसके लिए 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक से 300 नंबर का पेपर, दूसरे से 100 नंबर का पेपर, टोटल 400 नंबर का पेपर। तो चलिए सबसे पहले मैथ का देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, ट्राइग्नोमेट्री है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कैलकुलस, डायनेमिक्स, उसके बाद कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे टॉपिक हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसका प्रिपरेशन कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका MCA कोर्स है तो MCA कोर्स के लिए 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जिसमें से सेक्शन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसमें इतने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में इतने चैप्टर या फिर इतने टॉपिक से रिलेटेड। सेक्शन सी जो कि मैथमेटिक्स है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका प्रिपरेशन कीजिए। सेक्शन डी कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यूपीसीटी में MCA कोर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका MCA इंटीग्रेटेड है तो
उसमें 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन ए जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है उसमें इतने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में इतने टॉपिक से रिलेटेड। बात करते हैं सेक्शन सी की, मैथमेटिक्स की, तो आप यहाँ पे देख लीजिए मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्राइग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी का प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद अगर आपका सिलेबस फॉर बी फार्मा, अगर आपका बी फार्मा कोर्स है या फिर बीटेक बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी अगर आपका एक कोर्स है तो आप देख लीजिए कि 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर का पेपर होगा। और वहीं पर अगर आपका बीटेक एजी मतलब एग्रीकल्चर है तो उसके लिए भी 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर का पेपर होगा। तो चलिए इनके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में आप देख लीजिए मेजरमेंट है, मोशन इन 1 डायमेंशन, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जूम करके। आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो टाइम लगेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा इनका, यही सेम रहेगा। 2022 में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद कोलाइड्स, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। थर्मोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, पेट्रोलियम, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्राइग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, डायनेमिक, स्टैटिक, ये तो हुआ मैथमेटिक्स का। बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में जियोलॉजी सबसे पहले बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एनिमल, फिजियोलॉजी, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये सभी हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटेल्ड स्टडीज़ ऑफ फॉलोइंग, बॉटनी में इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और पढ़ाई कीजिएगा। आप देख लीजिए इतने सारे हैं। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर बीबीए, अगर आपका बीबीए कोर्स है तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें भी 4 सब्जेक्ट, और इसमें जो सेक्शन ए है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है उसमें इतने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इतने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी जनरल अवेयरनेस में इतने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन डी इंग्लिश लैंग्वेज में इतने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट आप आई होप कि आपने ले लिया होगा। उसके बाद अगर आपका एमबीए कोर्स है यूपीसीटी में तो उसमें भी 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वही 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 400 नंबर का पेपर। आप सेक्शन ए का स्क्रीनशॉट लीजिए, सेक्शन बी का लीजिए, सेक्शन सी का लीजिए, सेक्शन डी का लीजिए, हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं एमटेक की। तो अगर आपका एमटेक कोर्स है यूपीसीटी में, जैसा कि एमटेक कोर्स आपके ट्रिपल एम यूटी में है तो यूपीसीटी का एग्जाम आप देंगे, तो उसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं 75 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 300 नंबर के पेपर बनेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए एमटेक वाला, इतने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर एमएससी, अगर आपका एमएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप देख लीजिए कि 75 क्वेश्चन आएंगे। एमएससी मैथमेटिक्स का देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, सिलेबस स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यहाँ पे धीरे धीरे रोकता जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसके बाद अगर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स में आप देख सकते हैं मैथ मेथड्स, मैकेनिक्स, उसके बाद ऑक्सीलेशंस, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स एंड लेज़र, फिर उसके बाद आपका अगर एमएससी केमिस्ट्री है तो एमएससी केमिस्ट्री में इतने सारे सिलेबस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी चैप्टर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूक्लियाई एसिड, उसके बाद पॉलीमर, यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बाद में पढ़िएगा जब आप इसका प्रिपरेशन करने लगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। फालतू एक्स्ट्रा इधर उधर की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो चीज़ें आप बिल्कुल भी ना पढ़ें जो सिलेबस से बाहर हैं, क्योंकि आएंगे ही नहीं तो मतलब क्या निकलेगा पढ़ने का। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस।